मेरे पति शादी वाली रात को ही मुझे छोड़कर विदेश चले गए थे। मेरी सास कहती थी कि जब तक पति विदेश से आते हैं तुम इसी कमरे में बैठकर भगवान की पूजा पाठ किया करो। परंतु नौकरानी रोज मुझे चुपके से बोलती कि तुम कैसी पत्नी हो जो अपने पति को नहीं बचा सकती। बचा लो नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। फिर एक दिन मैं कमरे से बाहर निकली तो जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं अपने कमरे में बने मंदिर के सामने बैठी थी और अपने पति की तरक्की और जिंदगी के लिए प्रार्थना कर रही थी कि तभी नौकरानी खाना लेकर कमरे में चली आई। उसने मुझे मंदिर के सामने बैठे देखा तो कहने लगी कि तुम कैसी पत्नी हो, अपने पति के लिए कुछ नहीं करती। तुम्हें देखती हूँ तो अफसोस होता है, आखिर अपने पति को बचाने के लिए कुछ करती क्यों नहीं हो। मैंने हैरत से नौकरानी को देखा, पता नहीं वो क्या कहना चाह रही थी। इससे पहले कि मैं कोई सवाल करती मेरी सास ने उसे आवाज़ लगाई और वो जल्दी से कमरे से निकल गई। मुझे उसकी बात समझ नहीं आ रही थी। मैं अपने पति को क्यों बचाती? मेरा पति कौन सा यहाँ था, वो तो विदेश में जा बैठा था। मुझे लगा कि शायद नौकरानी का दिमाग खराब हो गया है। वैसे भी ये यहाँ नई थी, उसे हमारे घर के बारे में क्या पता होगा। मैं यही सब सोचते हुए खाना बनाने बैठी तो मेरी सास कमरे में चली आई। मैंने कुछ झिझकते हुए उनसे पूछा कि माँ, ये नौकरानी कैसी है? कभी कभी मुझे लगता है कि यह पागल हो गई है। मेरी बातें सुनकर माँ हंस पड़ी और कहने लगी, तुम सही समझी हो। असल में इसका पति इसे बहुत मारता पीटता है। ये अपने घर में खुश नहीं है और इसलिए ये नहीं चाहती कि कोई खुश रहे। उल्टी सीधी बातें करती रहती है। अच्छा ये है कि तुम इसकी बातों पर कान ना धरो। मैंने अपना सर हिलाया और कहा कि माँ, आप ठीक कह रही है। पता नहीं बार बार क्यों मुझसे कहती है कि अपने पति को बचा लो। अब वो विदेश में है, उन्हें क्या हुआ है भला? मेरी बात पर सास ने गौर से मुझे देखा और कहने लगी, ये तो अजीब सी बात है। लगता है इस नौकरानी का दिमाग ज़्यादा ही चल गया है। मैंने तो यह सोचकर हमदर्दी में इसे रख लिया था कि इसका पति अच्छा नहीं है। 4 पैसे कमाएगी तो इसका और बच्चों का गुजारा हो जाएगा। लेकिन ये तो ज़्यादा ही पागल लग रही है। बहकी बहकी बातें भी करने लगी है। मेरे साथ भी ऐसे ही उल्टी सीधी बातें करती है। कहने लगी कि अपनी बहू को घर से निकाल दो, बिल्कुल अच्छी औरत नहीं है। पहले भी कितने मर्दों से तुम्हारी बहू का चक्कर चल चुका है, तुम्हें क्या मालूम। सास की बातें सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा कि माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लगता है इस नौकरानी का ज़्यादा ही दिमाग खराब हो गया है। मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं था। मेरे चेहरे की उड़ी रंगत देखकर सास कहने लगी, फिक्र ना करो, मुझे पता है कि तुम कैसी हो। मैं तो तुम्हें इस नौकरानी का बता रही हूँ कि इसका दिमाग ठीक नहीं है। इसकी बात किसी भी बात पर ध्यान ना दिया करो। सोचो, अगर मैं उसकी बात पर यकीन कर लेती तो क्या होता। अपनी सास की बात सुनकर मैं उनकी एहसानमंद हुई जो उन्होंने नौकरानी की बात पर यकीन नहीं किया और मेरे चरित्र पर भरोसा रखा। वैसे भी जिन हालातों से मैं यहाँ शादी होकर आई थी, मेरी सास का मुझ पर इतना भरोसा करना मेरे लिए एक एहसान ही तो था। मेरी सास कुछ देर मेरे पास बैठी और कहने लगी, बस तुम हर वक्त भगवान से प्रार्थना करती रहा करो और मेरे बेटे के लिए। मेरे दिल को डर लगा रहता है, वो अकेला विदेश में है, बस इसलिए ना। सुना है पत्नी की प्रार्थना पति को जल्दी लगती है। तभी मैं तुम्हें कहती हूँ कि हर वक्त भगवान की पूजा अर्चना करने में बिजी रहा करो। अपनी सास का बेटे के लिए मोहब्बत देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने माँ बेटे की ऐसी मोहब्बत देखी ही नहीं थी। मैंने खुशी से अपनी सास से कहा कि आप बहुत ही अच्छी माँ है। मेरी सास धीरे से मुस्कुराई और कहने लगी,
बस क्या करूं, मजबूरी है मेरी, करना पड़ता है मुझे ये सब कुछ। अगर मैं फ़िक्र नहीं करूंगी तो कौन करेगा? वो तो जाते जाते तुम्हारी जिम्मेदारी भी मेरे कंधों पर डाल गया है। बस इसलिए हर वक्त परेशान रहती हूँ कि कहीं मुझसे कोई ऊंच नीच ना हो जाए। मैं जालिम सास का किरदार अदा नहीं कर सकती। अपनी सास की बात पर मैं हंस पड़ी और कहा कि माँ, आप तो इतनी अच्छी है कि मेरी सगी माँ भी होती तो शायद ऐसा ख्याल नहीं रख पाती। मुझे आपसे भला क्या शिकायत होगी? मेरी माँ के जाने के बाद आपने दिन रात मेरा ख्याल रखा है। आप बेफिक्र रहिए, मैं हर वक्त उनके लिए प्रार्थना करती रहती हूँ और आपकी भी अच्छी सेहत के लिए आपका साया हमेशा मेरे सर पर बना रहे। मेरी सास ने मोहब्बत से मेरे सर पर हाथ रखा और उठकर कमरे से निकल गई। मैं सोचने लगी कि मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे सास के नाम पर ऐसी औरत मिली है जिसने मुझे कभी कोई कमी ना होने दी। वरना मेरा पति तो शादी की पहली रात ही मुझे छोड़कर विदेश चला गया था और ये बात भी मुझे मेरी सास से पता चली थी। मैं अपनी सास के दूर के रिश्तेदारों में से थी। मेरी माँ की मौत पर मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। कोई मेरे सर पर हाथ रखने वाला भी नहीं था। उस वक्त ना मेरी सास ने मेरे सर पर हाथ रखा, बल्कि मुझे अपने घर लाकर अपने इकलौते बेटे से मेरी शादी भी करवा दी। मेरी सास ने मुझे बताया था कि मेरा पति विदेश से कुछ ही दिनों में छुट्टी पर आया हुआ है। ये उसकी छुट्टी का आखिरी दिन था। मेरी सास ने झटपट मेरी शादी करवा दी। कुछ देर बाद मोहित परदेश के लिए रवाना हो गया। ये खबर भी मुझे मेरी सास से ही मिली थी। मेरा पति जाते जाते मुझसे मिलकर भी नहीं गया। मैं तो वैसे भी अपनी माँ के गम में निढाल थी। उस वक्त मुझे उस शादी या अपने पति का कोई होश ही नहीं था। मैंने सारा सारा दिन कमरे में बंद रहकर गुजारना शुरू कर दिया था और जब कुछ दिनों बाद मेरी हालत कुछ संभलती तो मेरी सास मेरे पास आई और कहने लगी कि बेटी, मेरा बेटा तो विदेश चला गया है, अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी। बस मैं चाहती हूँ कि तुम अपने कमरे में ही रहा करो, भगवान की पूजा किया करो। भगवान की पूजा में लीन रहोगी तो तुम्हारा दिन अच्छा गुजरेगा। घर में कामकाज के लिए नौकरानी है। मैं भी सारा दिन अपने कमरे में भगवान की पूजा करती हूँ और इसी में ही मेरा दिन लगता है। और तुमसे भी यही कहूँगी कि तुम दुनियादारी से ज़्यादा भगवान को याद किया करो। मेरी सास मुझे इस वक्त दुनिया की सबसे अच्छी औरत लगी थी क्योंकि उनकी राय मुझे बहुत पसंद आई थी। इस दुनिया में अब मेरे लिए कुछ नहीं रखा था। जिस तरह अचानक मेरी माँ की मौत हुई थी, मैं खुद भी बहुत ज़्यादा डर गई थी। इंसान की ज़िंदगी और मौत का कुछ भरोसा नहीं। इसलिए मैंने अपनी सास की बात मान ली और सारा सारा दिन कमरे में बंद रहकर कभी भगवान की पूजा करती तो कभी रामायण पढ़ती। यही मेरी दिनचर्या बन चुकी थी। मैंने अपने पति को बस एक ही नज़र देखा था। ना ही मेरी उससे कभी बात हुई थी और ना ही हमारे बीच कोई रिश्ता बन सका था। लेकिन मेरी प्रार्थनाओं में वह पूरी तरह शामिल थे क्योंकि माँ के मरने के बाद अब सास और पति ही मेरा सब कुछ थे। मैंने तो पलटकर उस घर की तरफ देखा भी नहीं था जिसमें मेरी माँ की मौत हुई थी। मेरी सास ने बताया था कि उन्होंने वो घर किराए पर दे दिया है और उसका किराया भी वो मुझे लाकर दिया करती थी। लेकिन मैं उन्हें इनकार कर दिया करती थी। मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं थी। इस घर में किसी चीज़ की कोई कमी ही नहीं थी, तो मैं पैसों का क्या करती। मैं हर तरह से सुकून में थी। लेकिन जब भी नौकरानी मेरे कमरे में खाना लेकर आती, वो अजीब सी नज़रों से मुझे देखती और जब भी उसको मौका मिलता वह यही कहती कि अपने पति को बचा लो, तुम्हें उस पर तरस नहीं आता। एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया कि आखिर तुम्हारे साथ परेशानी क्या है, क्यों बेकार की बातें करती हो।
मेरा पति विदेश में है, वो वहाँ ठीक ठाक है। मेरी सास मुझे खुद बताती है कि उसका रोज फ़ोन आता है, फिर तुम ऐसी बात करती हो। उस नौकरानी ने अपनी उंगलियां मरोड़ी और कहने लगी, अच्छा तो फिर आपकी सास आपकी साहब से बात क्यों नहीं करवाती? अगर साहब उनके बेटे हैं तो आपकी भी तो कुछ है ना। वो रोजाना खुद ही बात कर लेती है। क्या उन्होंने कभी आपसे पूछा है आपको अपने पति से बात करनी है या नहीं? नौकरानी की बात पर मैं चौंक उठी। नहीं, कभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरी तो अपने पति से शादी के बाद कोई बात ही नहीं थी ना। मैं उनसे फ़ोन करके क्या बात करती। वो नौकरानी घबराकर कहने लगी, मैम साहब मेरी बात का यकीन करें, अगर आप अपने पति को नहीं बचाएंगी तो सारी ज़िंदगी पछताएंगी। इससे पहले कि मैं कोई और सवाल करती, मेरी सास कमरे में चली आई। उन्होंने घूरकर नौकरानी को देखा और कहने लगी, तुम यहाँ मेरी बहू से क्या बातें करती हो? तुम्हारा दिमाग तो पहले ही खराब है, इस बिचारी को भी परेशान कर देती हो। अपने इस काम से काम क्यों नहीं रखती हो? तुम्हारा पति तुम्हें मारता पीटता है, बिल्कुल सही करता है, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी है। मेरी सास का कड़क लहजा सुनते ही नौकरानी के पसीने छूट गए। वह फौरन कमरे से निकल गई। मैंने अपनी सास की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर दोबारा से मुस्कुराहट आ गई थी। कहने लगी, पता नहीं इसे क्या परेशानी है, हर वक्त बस कभी दीवार से कान लगा के रखती है, कभी दरवाजे से, ना जाने क्या सुनने की कोशिश करती। कभी मुझसे तुम्हारे बारे में कुछ कहती है तो कभी तुमसे मेरे बारे में। मुझे तो लगता है कि यह हमारे घर का सुकून बर्बाद करने के पीछे लगी है। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इसे निकाल बाहर करूंगी। बस किसी नई नौकरानी का बंदोबस्त हो जाए तो मैं इससे जान छुड़वा लूंगी, इससे पहले कि ये हम सास बहू के बीच फसाद पैदा करे। सास की बात पर मैं भी मुस्कुरा उठी। इनका काम यही होता है, यहाँ की वहाँ करना, मालिकों को लड़वाना और खुद मौके से फ़ायदा उठाना। लेकिन एक बात थी जो बहुत अजीब थी। जो कुछ उस नौकरानी ने कहा था वह वाकई सच था। सास ने कभी भी मेरे पति से बात नहीं करवाई थी। सास खुद ही मुझे मोहित खैरियत की खबर सुनाया करती थी। कुछ देर मुझसे बातें करने के बाद जब मेरी सास कमरे से जाने लगी तो मैंने उनसे कहा कि माँ, एक बार मोहित से मेरी बात करवा दीजिए। नौकरानी की बातें सुनकर तो मेरा दिल घबराने लगता है। मेरी बात पर सास ने नाराज़गी से मुझे देखा और कहने लगी कि एक नौकरानी की बात ने ही तुम पर इतना असर डाल दिया है कि सास की बात पर भरोसा ही नहीं रहा। मैं तो तुम्हें रोज़ उसकी खैरियत बताती हूँ, लेकिन लगता है कि तुम्हें नौकरानी की बात पर ज़्यादा भरोसा है। तो चलो ठीक है, मैं करवा देती हूँ तुम्हारी बात, ताकि तुम्हारी तसल्ली हो जाए और तुम्हें पता चले कि मैं झूठ तो नहीं कह रही हूँ। सास की बात सुनकर तो मेरे तोते ही उड़ गए। उन्होंने मेरी बात को दिल पे ले लिया था। मैंने फौरन कहा कि नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी कि मुझे आपकी बात का पूरा भरोसा है। मेरी सास कहने लगी कि बेटी, वो जरा ज़्यादा शर्मीला सा बच्चा है और फिर तुमसे शादी के बाद वो यहाँ रहा भी नहीं, इसलिए वह खुद भी तुमसे बात करने से कतराता है। मैं भी जब ज़बरदस्ती नहीं करती। जब छुट्टियों पर यहाँ आएगा 2 साल बाद तो फिर तुम दोनों अच्छे से अपने रिश्ते को बना लेना। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि तुम दोनों की दोबारा धूमधाम से शादी करूँगी। उस वक्त उस जल्दबाजी में मैंने यह फैसला कर लिया था। सास की बात पर मैं शर्मा गई तो मेरे बारे में इतना सोच रही थी और मैं पता नहीं क्या क्या समझ रही थी। मैंने सास से कहा कि उनकी मुझसे बात करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो शर्माते हैं तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा इस तरह बात करना। जब वो यहाँ आएंगे आप हमारी फिर से शादी करवा दीजिएगा, ताकि हम सही तरह से अपनी शादी की शुरुआत कर सके। मेरी सास ने फौरन खुश होकर मेरे सर पर हाथ रखा और ढेरों दुआएं दे डाली। मेरी और मोहित की शादी को 2 महीने होने वाले थे और इन 2 महीनों में मैंने अपनी सास का ऐसा रूप देखा था कि कभी कभी तो मैं हैरान हो जाती थी। एक सास होकर भी वह बहुत मोहब्बत करने वाली
और ख्याल रखने वाली थी। मैंने नौकरानी की बात को अपने दिमाग से झटक दिया और अपनी पूजा अर्चना में लीन हो गई। इस बात को हफ्ता ही गुजरा था। एक रात मेरी आंख खुली और मुझे अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आवाज़ कैसी है। कुछ ही देर में आवाज़ें ख़त्म भी हो गई, लेकिन मेरे अंदर एक हलचल सी पैदा हो गई। घर में मेरी सास और मेरे अलावा कोई नहीं था, तो फिर ये आवाज़ कैसी? जब कुछ समझ नहीं आया तो मैं दबे पांव अपने कमरे से बाहर निकल आई। ये घर अच्छा खासा बड़ा था। मैं दबे पांव चलती हुई यहाँ से वहाँ देख रही थी कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं, कोई चोर तो नहीं घुस आया। मुझे ऐसा लगा था कि जैसे किसी आदमी की आवाज़ मैंने एहतियात के लिए हाथ में एक डंडा भी पकड़ लिया। चलते चलते मैं अपनी सास के कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो मुझे लगा कि कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला है। मैंने हल्के से दरवाज़ा खोला तो वो खुलता ही चला गया। कमरे के अंदर मेरी सास मौजूद नहीं थी, लेकिन बिस्तर पर एक ऐसी चीज़ पड़ी थी जिससे मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। मैं धीरे धीरे बिस्तर की तरफ बढ़ी। जैसे ही मैंने उस चीज़ को उठाकर देखा तो परेशान हो गई। वहाँ तो मेरी सास और मेरे पति की। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे अपनी सास के कमरे से ऐसी कोई चीज़ मिलेगी। मैंने यहाँ वहाँ देखा, मेरी सास कहीं नहीं थी। और फिर मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी सास के कमरे में बने स्टोर से कुछ आवाज़ आ रही हो। मैं बहुत खामोशी से स्टोर रूम के दरवाजे पर पहुंची और यह देखकर हैरान रह गई कि उस स्टोर से एक दरवाज़ा बाहर की तरफ खुलता था और यह घर का पिछला हिस्सा था, लॉन की तरफ का। मुझे बहुत हैरत हो रही थी कि मैं उस दरवाजे से होती हुई लॉन की तरफ पहुंची तो मैंने देखा कि मेरी सास एक आदमी के साथ बातचीत में बिजी है और मैंने फिर उन दोनों की सारी बातें सुन ली। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया और जब हर चीज़ से पूरी तरह पर्दा उठा तो मुझे समझ आया कि वो नौकरानी मुझसे क्या कहना चाहती थी। मैं ही बेवकूफ़ थी जो अपनी सास की बातों में आ गई थी। अपनी सास की झूठी मोहब्बत की पट्टी मेरी आंखों पर रस्सी की तरह बंधी हुई थी। मुझे सामने का सच दिखाई ही नहीं दे रहा था। मैं जिस तरह खामोशी से वहां तक पहुंची थी उसी तरह वापस भी पलट गई और सारे घर का नज़ारा लेना शुरू किया। काफ़ी सारे कमरे थे, एक के बाद एक सारे ही खुलते चले गए। तभी वहां पहुंचते ही जहां मुझे बहुत पहले पहुंच जाना चाहिए था और इस कमरे में मेरा पति रस्सियों से जकड़ा बंधा हुआ था। मुझे देखकर उसका शरीर झटके लेने लगा। वो मुझे अपनी तरफ पुकारना चाहता था। मैंने फौरन कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक किया और भागकर उसकी सारी रस्सियां खोल दी। उसकी हालत काफ़ी खराब थी। वह सूखकर काटा हो रहा था। मैंने पास रखा जग गिलास उठाकर उसे पानी पिलाया तो वो खुद से पानी पीने के काबिल भी नहीं था। पता नहीं कितने दिन से वो यहाँ इसी तरह बंद था। जब उसकी हालत कुछ बेहतर हुई तो मैंने उससे पूछा कि यह सब क्या है। वैसे तो मैं काफ़ी हद तक सच जान चुकी थी अपनी सास का, और अब तो वह चीज़ भी मुझे मिल गई थी जिसने मुझ पर हर बात को खोल कर रख दिया था। और फिर मेरे पति ने हर बात मुझे बता दी। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि कोई इंसान इस तरह गिरगिट की तरह रंग बदल सकता है। मेरी सास ने तो अपने ऊपर खोल चढ़ा रखे थे। सारा सच जानते ही मैंने अपने पति से कहा कि मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती। आप यहाँ इसी तरह बंधे रहे और मैं अपने कमरे में जाकर कोई तरीका सोचती हूँ। मेरे पति ने मुझे समझाया कि मुझे क्या करना है और फिर मैंने वही किया। अपने कमरे में चली आई, नौकरानी से उसका मोबाइल लिया और पुलिस को कॉल करके सारी सच्चाई बता दी। आधे घंटे में पुलिस के सायरन हर तरफ गूंजने लगे थे। मेरी गवाही पर पुलिस चली आई थी। घर की तलाशी लेकर और मेरे पति को आज़ाद करवा लिया गया। पुलिस वालों ने मेरी सास को गिरफ्तार कर लिया था। मेरी सास ने गुस्से से मुझे देखा और कहने लगी, मैंने तुझ जैसी बेसहारा लड़की को अपने घर में जगह दी, इज्जत की जिंदगी दी और तूने मेरी ही पीठ में चाकू भोंक दिया। मेरी सास की बात सुनते ही मोहित कहने लगे, मेरे बाप ने भी बेसहारा समझकर आपसे शादी की थी, आपको हमारे घर में इज्जत की जिंदगी दी थी, मैंने आपको माँ का दर्जा दिया था, लेकिन आपने क्या किया? आपने भी तो रिश्तों का मान ना रखा। मैं आपका सौतेला बेटा था, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं था कि आप मुझे ही रस्सियों से बांधकर कमरे में डाल देती।
मेरी शादी के नाम पर एक खेल रचा ताकि सारी जायदाद आपको हासिल हो जाती। मेरी सास चीख कर कहने लगी, हाँ, मैंने यह सब दौलत के लिए किया है। मुझे नफरत है तुमसे। पहले दिन से ही तुम किसी और की औलाद थे तो मैं क्यों तुम्हें अपनाती, लेकिन तुम माँ माँ कहकर मेरे आगे पीछे फिरते और मेरा दिल जलकर राख हो जाता। जैसे ही तुम्हारा बाप मरा, मैंने सोचा तुम्हें भी रास्ते से हटा दूंगी, फिर सारी जायदाद मेरी हो जाएगी। लेकिन तुम्हारे बाप के दिमाग ने न जाना कौन सा कीड़ा था, उसने मरते मरते सारी जायदाद न मेरे नाम की और न ही तुम्हारे, बल्कि वो लिख कर चला गया कि जब तुम्हारी शादी होगी और तुम्हारी शादी का 1 साल हो जाएगा, उस वक्त जायदाद तुम्हारी पत्नी को मिलेगी। तुम्हारे बाप ने ऐसा इसलिए लिखा था क्योंकि उन्होंने तुम्हारा रिश्ता अपने दोस्त की बेटी से तय किया था और वो चाहते थे कि तुम्हारी शादी उसी से हो। लेकिन अगर तुम्हारी शादी उससे हो जाती तो कभी भी मैं दौलत की हकदार ना बनती। हाँ, अगर मैं माही को बेवकूफ़ बनाए रखती तो वो खुद अपने हाथों से सारे पेपर्स पर साइन कर देती। तो इसीलिए मैंने तुम्हारी शादी एक गरीब लड़की से करवाई थी और सारी दुनिया को यही बताया था कि मेरा बेटा विदेश चला गया, और वकील साहब भी यही बात जानते थे। मैं वकील साहब के सामने भी एक अच्छी सास होने का ड्रामा करती रही ताकि जब 1 साल पूरा हो जाए तो जायदाद आसानी से हासिल कर सकूं। लेकिन इस लड़की ने तो सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। मेरी सालों की मेहनत बर्बाद हो गई। मेरी सास ने खुद ही अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया था और पुलिस उन्हें लेकर चली गई। मोहित ने मोहब्बत से मुझे अपने गले से लगा लिया और कहने लगे कि मैंने बस तुम्हें शादी वाले दिन ही देखा था। उस वक्त तक भी मुझे अपनी माँ के इरादों का पता नहीं था। मुझे यही लगा था कि वह तुम्हें बेसहारा समझकर घर लाई, लेकिन शादी होते ही उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे कमरे में बांध दिया और बताया कि अब वह मुझे 1 साल बाद खोलेगी, जब जायदाद उनके नाम हो जाएगी। अगर वो हम दोनों को मिलने देती तो तुम्हें सारा सच खुद पे खुद पता चल जाता और फिर दौलत कभी उनके हाथ ना आती। इसलिए उन्होंने ये गंदा खेल खेला। मैंने मोहित को बताया कि मैं माँ के कमरे में गई, तब वहाँ मुझे बेड पर एक फ़ाइल मिली जिसमें ये सारी बातें लिखी थी कि मेरे ससुर ने अपनी जायदाद अपने बहू के नाम लिखी है और मेरी सास ने दूसरे पेपर्स पर भी तैयार करवा रखे थे जिसमें वह जायदाद वापस उनके नाम हो जाती और वहाँ मेरी सास के साथ साथ आपके सिग्नेचर भी थे। इस बात ने मुझे हिलाकर रख दिया। मुझे लगा था कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है और फिर मुझे सच का पता चल ही गया। मोहित कहने लगे कि झूठ कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, सच के सामने हमेशा छोटा ही होता है। और देख लो, मेरी सौतेली माँ का सारा कच्चा चिट्ठा भी खुलकर सामने आ गया। आज मैं और मेरे पति एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरी सास सलाखों के पीछे है। काश वो एक अच्छी माँ होती तो हम खुद पे खुद सारी ज़मीन जायदाद उनके नाम कर देते, लेकिन उनकी हवस ने सब कुछ मिटा दिया था। मैंने आज तक हमेशा किताबों में पढ़ा था कि लालच बुरी बला है और लालच का अंजाम भी बुरा होता है, मगर अब मैंने अपनी ज़िंदगी में यह सब कुछ देख भी लिया था और मुझे इस बात पर 100% यकीन आ गया था कि लालच का अंजाम बुरा ही होता है। इसमें आप लोगों की क्या राय है? कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, यदि हमारी कहानी अच्छी लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें ताकि हम और भी मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लेकर आते रहें। धन्यवाद आप सभी का।